Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video Content Recall Activities for Teachers. Content Recall, as we all know, अगर हमने कोई कंटेंट स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है तो क्या क्या तरीके हैं जिनके थ्रू हम कंटेंट को रिकॉल करा सकते हैं जिससे वो वापस से उनको एग्जाम में डिलीवर कर सकें. वेरी सिंपल. सो व्हाट इज अ कंटेंट रिकॉल एक्टिविटी? एक तो कंटेंट रिकॉल एक्टिविटीज ना बहुत टाइम से चलती आ रही है, समराइजिंग, क्वेश्चन, ये सब कुछ. बस अब इसको थोड़ा सा ना फैंसी नेम दे दिया, कंटेंट रिकॉल एक्टिविटीज. लगता पता नहीं क्या है, लेकिन बेसिक एक्टिविटीज हैं और एक दो एक्टिविटीज हमने इसमें ऐड ऑन किए, राइट. दे कैन बी सिमिलर टू अ पॉप क्विज वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन. चेक करते हैं कंटेंट रिकॉल बेनिफिशियल क्यों है. एज अ टीचर आप हर लेसन से पहले पॉप क्विज कर सकते हो. पॉप क्विज का मतलब जहां पर बड़े इंटरेक्टिव क्वेश्चंस आप स्टूडेंट से पूछ सकते हो और स्टूडेंट्स उनके आंसर करेंगे. तो जितना भी उनका लास्ट क्लास का जो क्वेश्चनिंग थी, जो डाउट्स थे, जो समरी उनको चाहिए थी, जो वो भूल गए थे, वो सब कुछ इन पॉप क्विज के थ्रू कवर हो जाता है, राइट. With face-to-face audiences, students may not want their score displayed, especially if scoring poorly, right? जैसे Teachmint ऐप है, आप उस पर जाओगे तो वहाँ पर हम स्क्रीन शेयर के थ्रू डिफरेंट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है. क्वेश्चंस वहाँ पर आएंगे, उनके ऑप्शंस आएंगे और फिर लीडर बोर्ड के थ्रू आपको वहाँ पर आंसर भी मिल जाएगा, राइट. अब ऑनलाइन में तो आंसर हम बता सकते हैं, ऑफलाइन में कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को ना एक्सेप्टेबल नहीं होता कि ठीक है ये आंसर ज़्यादा है, ये कम है और इसकी वजह से मेरे स्कोर जो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया, थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं होता. लेकिन ऑनलाइन में एक्सेप्टेबल हो जाता है, राइट. सो आप ऑनलाइन में ये क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं टीचमेंट ऐप के थ्रू. बहुत अच्छा ये फीचर है, एक ऐसा फीचर है जो मैक्सिमम टीचर्स यूज़ करते हैं और जो आप बार बार क्वेश्चंस पूछोगे ना, अगेन 40 मिनट्स की क्लास है, मात्र 5 मिनट आप स्टार्टिंग का ये कंटेंट रिकॉल एक्टिविटी को दे दीजिए. आप डिफरेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाइए, उससे आप देखोगे रिवीजन भी हो जाएगा, कंटेंट रिकॉल भी हो जाएगा, बच्चों के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली क्लास में एंगेजमेंट भी बन जाएगा. क्वेश्चन ऑफ द डे, ये तो हो गए पॉप क्विज. एक हो गया मास्टर क्वेश्चन ऑफ द डे. इसमें क्या होगा, एक आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड, और इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स को दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है. ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा ये ज्यादातर क्या होता है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लास 10th 12th या फिर जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है डिफरेंट क्लासेस में. इससे क्या हुआ, बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करते हैं ऑटोमेटिकली, राइट. ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम लो, मॉडरेट, एडवांस 3 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना. सो मॉडरेट और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं. अगर हम PYQs नहीं स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं, हम ये मॉडरेट से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर बना सकते हैं. और ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे है ये स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड करके रखेगा, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड करके रखेगा जो पॉजिटिव होगा. और इस क्वेश्चन की वजह से स्टूडेंट्स अपने आप से ये भी कह सकते हैं, अरे भाई मैं लास्ट 15 क्लासेस से क्वेश्चन ऑफ द डे करता आ रहा हूँ, सो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ, राइट. सो कंटेंट रिकॉल एक्टिविटीज के थ्रू अगेन वो कॉन्फिडेंस रहता है स्टूडेंट्स में कि हाँ मुझे ये चीज आती है, ओके. दिस एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू रिकॉल अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू आंसर योर क्वेश्चंस, एंड इफ इट्स द सिंपलेस्ट यू वांट, अ सिंपल ईमेल टू योर स्टूडेंट्स विद अ डेली क्वेश्चन वुड आल्सो वर्क, राइट. निमोनिक्स और मेमोरी एड्स, फॉर एग्जांपल स्मार्ट, ये तो अभी तक आपको याद हो चुका होगा. मैं 2 to 3 वीडियोस में इसको डिस्कस कर चुका हूँ. स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड. तो आप इस टाइप के निमोनिक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे मेडिकल में ABCDE चलता है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर. और हाँ, निमोनिक्स में ना हम कई बार ना इमोशनल हो जाते हैं. एक क्या हो जाता है, इमोशनल हो जाते हैं. इमोशनल होकर हम क्या करते हैं, हर चैप्टर में हम मोर देन 50 to 60 निमोनिक्स क्रिएट कर लेते हैं. अब ये जो 60 निमोनिक्स हमने 10 चैप्टर्स में क्रिएट किए हैं, ये 600 निमोनिक्स में बच्चा फिर कंफ्यूज हो गया, राइट. हमारा काम है उसको रिकॉल कराना कंटेंट. तो जो कंटेंट ऐसा है कि यहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आती है, ये याद ही नहीं कर पाता वो, तो उस चीज का सिर्फ निमोनिक बनाना है. बाकी आपको किसी भी चीज का अननेसेसरी निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं है, राइट. Through using mnemonics, the encoding, storing and retrieval of information becomes easier, right? This should be encouraged as it makes memory stronger and information is easier to recall.
इनफैक्ट एनकरेज स्टूडेंट्स टू क्रिएट एंड शेयर निमोनिक्स विद फेलो स्टूडेंट्स। हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि हम स्टोरी टेलिंग निमोनिक्स होते हैं या फिर ABCD Z वाले निमोनिक्स होते हैं, या फिर आप देखते हो जितने भी टैक्स के बड़े बड़े डिजिट्स होते हैं, राइट, उनको याद करने के लिए बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने या फिर बहुत सारे CAs ने अपने खुद के निमोनिक्स बनाए हुए हैं, राइट। BTech में भी ज़्यादातर बच्चे निमोनिक्स यूज़ करते हैं। ये प्रोफेशनली नहीं चलता है। मैं चाहता हूँ आप इसको प्रोफेशनली लेकर आओ क्लासरूम के स्ट्रक्चर में। चलो भाई, ये जो कंटेंट है ये मुझे पता है डिफिकल्ट है, इसका निमोनिक फिगर आउट करते हैं। और निमोनिक एक ऐसा होना चाहिए जो हर बच्चे से रिलेट करे। क्लासरूम एक्टिविटी आप इसको जैसे जैसे बनाओगे, क्लास बड़ी एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग हो जाएगी और कंटेंट रिकॉल अपने आप बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। रिमेंबरिंग ट्रे एक्टिविटी, ये ना बचपन में ना बर्थडे पार्टी होती थी। बर्थडे पार्टी में पहले गए तो थोड़ा वो चाउमीन वोमिन आया, उसके बाद बर्गर शर्गर आया, कोल्ड ड्रिंक आई, वो सब हमने खाया, केक कटिंग हुई, फिर गेम खेलने का टाइम आता था, है ना, आता था। तो गेम खेलते टाइम ना क्या होता था कि एक ट्रे आई और उस ट्रे में बहुत सारा सामान रखा है भाई। चिप्स हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड के, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक है, उसके बाद बिस्किट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, और एक बड़ी सी ट्रे होती थी और उस ट्रे पे एक क्लॉथ होता था, ठीक है। हर बच्चे को वो 30 सेकेंड दिखाई जाती थी और एक पेपर पेन उसको दिया जाता था कि भाई आप जितने नाम इस ट्रे में हैं वो अगर अपने पेपर पे लिख देते हो और जिसने सबसे ज़्यादा नाम लिखे वो जीत जाएगा। वेरी सिंपल। लेकिन ये ना रिकॉल करने के लिए बड़ा अच्छा एक्टिविटी, और अगर आप इसको अपनी क्लासरूम में करते हो, जैसे केमिस्ट्री लैब के इक्विपमेंट्स हैं, या फिर आपने बहुत सारे फॉर्मूला एक कॉपी पर लिख दिए और वो कॉपी 30 सेकेंड्स के लिए स्टूडेंट्स को दिखाई, राइट, या फिर कुछ निमोनिक्स आपने 30 to 40 सेकेंड या 1 मिनट के लिए स्टूडेंट्स को दिखाए, मोबाइल वो लेकर नहीं आए, नहीं तो वो फोटो क्लिक करके आपको आंसर दे सकते हैं, राइट। सो रिमेंबरिंग ट्रे एक्टिविटी का मतलब क्या है, बच्चे कुछ टाइम के लिए कंटेंट को देखेंगे किसी भी फॉर्मेट में और फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। अगेन, ये ऐसा है जैसे बार बार किसी ब्रेन की मसल पर हम फोकस करते जा रहे हैं, प्रेशर डालते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा ऑटोमेटिकली फ्लो बनने लगेगा और कंटेंट याद होने लगेगा। स्टार्टिंग में बच्चे 5 to 6 आइटम्स ही लिख पाएंगे, लेकिन आप 1 मंथ या 2 मंथ के बाद देखोगे वो 11 to 12 आइटम्स पर आ जाएंगे, राइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड एंगेजिंग एक्टिविटी। लेवरेजिंग फ्लिप चार्ट्स ये इस टाइप का एक बहुत ही इंटरेक्टिव वाइड चार्ट्स होते हैं, ठीक है, और ये मिलते बड़े कम है। ये ज़्यादातर आपको स्टेशनरी शॉप्स पे नहीं मिलते, या आपको ऑनलाइन ही परचेज करने पड़ेंगे। और आप एक चैप्टर का जो एक टॉपिक है, मतलब आपने पर क्लास का जो समरी है वो इस पर लिख देना है, ठीक है। ये क्लासरूम में लगा हुआ है, आप आए 5th क्लास में तो 4 क्लासेस का आपने समरी पहले रिवाइज किया इसके थ्रू, ये जो फ्लिप चार्ट है, और उसके बाद 5th क्लास का आपने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह किया, कंटेंट एक्सप्लेन किया, फिर 5th क्लास का समरी आप यहाँ पर बना के चले गए। इससे क्या होता है, फ्लिप चार्ट्स के थ्रू बच्चों को कुछ याद नहीं आ रहा है, बच्चे कुछ भूल रहे हैं, तो वो आए क्लास में, चल यार एक बार देख लेता हूँ वो 3rd पेज पे क्या था, राइट। तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, गो टू कंटेंट हो जाता है ये। एक तो हो गया जो बुक में लिखा है, भाई बुक में तो वो सेम फॉन्ट में लिखा होता है ना, कई बार ऐसा लगता है कि ये तो बुक में हो सकता है एक्स्ट्रा, एक वो किक नहीं मिलती है। लेकिन ये जब हैंड रिटन होता है ना, मैम जब सामने समझाती हैं, तो उस कंटेंट की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। भले ही इसमें 80% कंटेंट बुक से सेम हो, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो कंटेंट रिकॉल पर्पस के लिए। डिज़ाइनिंग बैकबोर्ड्स अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखना, जब आपके यूनिट टेस्ट होते हैं ना, एवरी ट्यूसडे एवरी फ्राइडे, इनमें जो टेस्ट होते हैं, तो बच्चा कहीं पीछे बोर्ड को चेक करके आंसर्स ना लिख दे कॉपी में, ठीक है। ये चीज़ आप नोटिस करना। ये बोर्ड पे जो भी ऐसा टॉपिक है जो कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट डिफ़िकल्ट मानता है, जैसे ये इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और 4 रोज़ हैं कि भाई ये पर्टिकुलर सेगमेंट आपका है, यहाँ पर आपको लगता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर कंटेंट है बड़ा डिफिकल्ट, तो आप उसको यहाँ पर अटैच कर सकते हो। फिर 2nd, फिर 3rd, फिर 4th, फिर 5th, फिर 6th। ऐसी 2nd रो में किसी को लगता है कोई कंटेंट डिफिकल्ट, तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। प्लस अगर उन्होंने 1st रो में देख लिया कंटेंट, तो कुछ अलग कर लो यार यहाँ पे, ऐसी फिर 3rd, ऐसी फिर 4th। तो ये ना एक ऐसा समरी बोर्ड बन जाएगा खूबसूरत, कि जहाँ पर जितना भी कंटेंट बच्चे भूल जाते हैं या टीचर्स भूल जाते हैं, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे घर का रास्ता ना कोई याद नहीं करता, लेकिन डेली जाते जाते याद हो जाता है। ऐसे ही हमारा स्कूल है, जितने भी स्कूल्स होते हैं एक अच्छे खासा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कोई याद नहीं करता कि यहाँ पे ये है वहाँ पे वो है, वो डेली आते रहते हैं, उस कंटेंट से रूबरू होते रहते हैं, पढ़ाई से, उसके बाद वो रेसेस में बाहर जाते हैं, फिर अपने गेम्स के पीरियड में जाते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे ना याद हो जाता है। ऐसी ये है
जब ये डेली कंटेंट दिखता रहेगा, इसको बोल्ड बोल्ड लेटर्स में हम हाईलाइट करके लिख सकते हैं। हाँ, अगर इसको डेली एक्टिविटी पर्पस से हम चेक करें कि भाई डेली आपको 5 मिनट्स बोर्ड की तरफ देखना है, अपना जो फ्री पीरियड है उसमें बोर्ड पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है, तो उस टाइप से कंटेंट रिकॉल पर्पस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, राइट। और लास्ट इज समराइजिंग की मैं बार बार कहता हूँ ताकत को अंडर एस्टिमेट किया गया है। अगर हम एक कंटेंट को 5 to 6 टाइम समराइज कर देते हैं, ऑटोमेटिकली वो कंटेंट याद हो जाएगा। जैसे फॉरगेटिंग कर्व होता है ना, तो फॉरगेटिंग कर्व कहता है यू रिमेंबर 80% ऑफ कंटेंट फॉर 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे तक आपको 80% कंटेंट याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो ये फॉरगेटिंग कर्व को समझते हुए आपको एवरी 1st, 4th, 7th और 10th डे अपने कंटेंट को रिवीजन फॉर्मेट में डालना है। इससे क्या होगा, एक कंटेंट महीने में 12 बार रिवाइज हो जाएगा, 12 बार समराइज हो जाएगा। तो पहली समरी बनाने में 20 मिनट्स लगेंगे, आप देखोगे 12th टाइम ना उस चैप्टर को समराइज करने में आपको 2 to 3 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि बच्चों को याद है। यहाँ पर बच्चा कंटेंट वापस बोलता है, एक एक चीज़ बोलेगा, उसके बाद टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर तो वो हाँ ठीक है हो गया मैम डन, आगे चलते हैं, ये चलते हैं, तो 2 to 3 मिनट्स में समराइज कर सकता है। तो ये एक्टिविटी भी आप पर्टिकुलरली यूज़ करें, इसकी इंपॉर्टेंस को समझें और समराइजेशंस को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आपका कोई डाउट है, लेट अस नो, कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, अब क्या बच्चे की जान लोगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।